इंस्पायर डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी की सबसे कठिन बातचीतों को भी आसान बना सकता है। कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति सबसे जटिल अपराधियों से सच कैसे उगलवा लेता है? कैसे एक सैनिक, एक डॉक्टर या एक थेरेपिस्ट किसी को बिना दबाव डाले अपना दिल खोलने पर मजबूर कर देता है? ये कोई जादू नहीं, ये विज्ञान है। और इस विज्ञान का नाम है रैपोर्ट। आज हम उसी किताब की कहानी सुनाएंगे जिसे लिखा है एमिली एलिसन और लॉरेंस एलिसन ने। इस किताब के जरिए उन्होंने उन रहस्यों को उजागर किया है जो वर्षों की रिसर्च और हजारों इंटरव्यू से निकाले गए हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है। ये आपकी सोच, आपकी बातचीत और आपके रिश्तों की पूरी दुनिया बदल सकती है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे माहौल से जहां बातचीत सिर्फ शब्दों से नहीं होती, जहां हर लहजा, हर इशारा और हर चुप्पी बहुत कुछ कहती है। लॉरेंस एलिसन एक प्रोफेशनल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने ब्रिटेन की पुलिस के लिए ऐसे अपराधियों से बातचीत की है जिनका सच उगलवाना नामुमकिन समझा जाता था। और उनकी पत्नी एमिली एलिसन एक बेमिसाल व्यवहार विशेषज्ञ को बांध। दोनों मिलकर इस किताब में एक ऐसा मॉडल पेश करते हैं जो सिर्फ कानून प्रवर्तन के लिए नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी क्रांतिकारी साबित हो सकता है। रैपोर्ट यानी एक ऐसा जुड़ाव जहां सामने वाला इंसान आपके सवालों से डरता नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित महसूस करता है। सोचिए, जब आप किसी से बात करें और वो इंसान खुद ब खुद आपके सामने खुलने लगे तो आपकी दुनिया कितनी आसान हो जाएगी। पर सवाल ये है कि क्या ये आसान है? नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे इंसान को समझकर, उसकी भाषा में बात करके और बिना जबरदस्ती किए हम गहरे रिश्ते बना सकते हैं। चाहे वो रिश्ता एक अधिकारी का हो, एक पेरेंट का, एक पार्टनर का या एक दोस्त का। किताब की शुरुआत एक सच्ची घटना से होती है। एक युवक जिसे पुलिस ने एक गंभीर अपराध के लिए पकड़ा था, घंटों की पूछताछ के बावजूद कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप बैठा रहता है, जैसे सबके सब्र की परीक्षा ले रहा हो। लेकिन फिर लॉरेंस उसके सामने बैठते हैं। ना कोई धमकी, ना कोई दबाव, बस एक शांत बातचीत। धीरे धीरे वो युवक बोलने लगता है और जो बात बाहर आती है वो जांच एजेंसी के लिए गेम चेंजर साबित होती है। यही है रैपोर्ट की ताकत। रैपोर्ट का मतलब सिर्फ अच्छा इंसान बनना नहीं है, ये एक रणनीति है जिसमें सबसे पहला कदम है सम्मान। जब आप सामने वाले को इज्जत देते हैं तो वो आपको एक इंसान की तरह देखता है, न कि एक खतरे के रूप में। जब हम किसी से पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, तो एक दीवार खड़ी हो जाती है। लेकिन जब हम कहते हैं मैं समझना चाहता हूं कि तुम्हारे मन में उस समय क्या चल रहा था, तो एक दरवाजा खुलता है। किताब में एक और उदाहरण है, एक महिला अधिकारी जिसे एक भावनात्मक रूप से टूटे हुए किशोर से बात करनी थी। वह किशोर किसी पर विश्वास नहीं करता था। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक धोखे आए थे। लेकिन उस अधिकारी ने न तो सवालों की बौछार की, न ही उसे दोषी ठहराया। उसने सिर्फ एक बात कही, मैं यहां तुम्हारी बात सुनने आई हूं। तुम्हारे बिना यह सच अधूरा है। और यही वाक्य उस किशोर के भीतर की चट्टान को तोड़ देता है। रैपोर्ट बनाने के लिए जरूरी है कि हम सामने वाले की दुनिया में कदम रखें, बिना उसे बदले, बिना उसे तोड़े। लॉरेंस और एमिली कहते हैं, एक अच्छा बातचीत करने वाला वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा सुनता है। किताब में एक दिलचस्प कहानी भी है। एक जासूस जिसने एक गैंग लीडर से जुड़ाव बनाने के लिए उसका पसंदीदा फुटबॉल क्लब ढूंढ निकाला। बातचीत वहीं से शुरू हुई। पहले मैचों की बातें, फिर खिलाड़ियों की, और फिर धीरे धीरे उस गैंग लीडर ने अपने जीवन की काली सच्चाइयों से पर्दा उठाना शुरू किया। यहां लेखक ये समझाते हैं कि हर इंसान के पास कुछ ऐसा होता है जिससे जुड़कर हम एक संवाद की शुरुआत कर सकते हैं। रैपोर्ट में सहानुभूति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन सहानुभूति का मतलब ये नहीं कि आप किसी के गलत काम को सही ठहरा रहे हैं। इसका मतलब है
आप उनके नजरिए को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई इंसान महसूस करता है कि उसे सुना जा रहा है, तो वो खुद को अकेला नहीं समझता। एक जगह लेखक लिखते हैं, आपको सामने वाले का भरोसा जीतने के लिए सबसे पहले उसे यह दिखाना होगा कि आप उसका नुकसान नहीं करना चाहते। इसका मतलब है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव और आपकी आंखों की गंभीरता सब कुछ मायने रखता है। रैपोर्ट की प्रक्रिया में अगला चरण है विरोध से परे जाना। जब हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो प्रतिरोध करता है, लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो वो खुलता है। इस तरह की स्वीकृति एक ऐसा वातावरण बनाती है जहां सच्चाई सामने आ सकती है। लेखक कहते हैं, सवाल पूछने से पहले विश्वास बनाना जरूरी है, और यह विश्वास सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से बनता है। सोचिए, एक डॉक्टर जो अपने मरीज से केवल औपचारिक सवाल पूछे, क्या वह सच्चा इतिहास जान पाएगा? नहीं। लेकिन वही डॉक्टर अगर थोड़ी गर्मजोशी से, थोड़ी सहानुभूति से पूछे, कैसा महसूस हो रहा है, तो मरीज खुलकर सब बता सकता है। किताब के एक हिस्से में एक ऐसी कहानी है जिसमें एक अनुभवी पुलिस अफसर ने बताया कि कैसे एक अपराधी की मां से जुड़कर उसने उस अपराधी से बात की। जब उसने बताया कि तुम्हारी मां तुम्हें लेकर बहुत परेशान है, तब उस अपराधी ने सिर झुका लिया। यही वो इंसानी जुड़ाव है जिसे रैपोर्ट कहा जाता है। रैपोर्ट बनाना हर बार आसान नहीं होता। कभी कभी सामने वाला इतना बंद होता है कि उसकी दीवारें तोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन लेखक समझाते हैं कि धैर्य और निरंतरता से हम वो दीवारें भी गिरा सकते हैं। हमें बस सामने वाले को यह दिखाना होता है कि हम सुनने आए हैं, सजा देने नहीं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी भाषा में विनम्रता और उद्देश्य दोनों होने चाहिए। जब हम कहते हैं, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, तो ये एक ऐसा आमंत्रण बन जाता है जिसे ठुकराना कठिन हो जाता है। रैपोर्ट का उपयोग सिर्फ अपराधियों से पूछताछ तक सीमित नहीं है। ये स्कूल में, ऑफिस में, रिश्तों में हर जगह काम आता है। जब एक मैनेजर अपने कर्मचारी से कहता है, मुझे लगता है कि तुम बेहतर कर सकते हो, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं, तो उस कर्मचारी में एक नया आत्मविश्वास जागता है। किताब में एक ऐसे अध्यापक की कहानी भी है जिसने एक गुस्सैल बच्चे को सिर्फ इस बात से बदल दिया कि उसने उसे हर दिन एक पॉजिटिव नोट दिया। आज तुमने कमाल का काम किया। धीरे धीरे उस बच्चे का व्यवहार बदलने लगा। रैपोर्ट सिर्फ जुड़ाव नहीं है, यह बदलाव की शुरुआत है। लॉरेंस और एमिली ने इस किताब के जरिए हमें यह सिखाया है कि सच्चा संवाद वहां शुरू होता है जहां हम सवाल पूछना छोड़कर सुनना शुरू करते हैं। एक इंटरव्यू का उदाहरण है जहां लॉरेंस को एक सीरियल ऑफेंडर से बात करनी थी। यह व्यक्ति पहले से ही कई झूठ बोल चुका था और उसकी भाषा बेहद घमंडी थी। कोई भी सामान्य इंसान गुस्से में आ जाता, लेकिन लॉरेंस ने एक गहरी सांस ली और उसे बोला, मुझे नहीं पता कि आपने क्या किया है या नहीं किया, लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि आप क्या महसूस करते हैं। यह वाक्य सुनते ही सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज बदली। पहले जो आदमी अकड़ में बैठा था, अब थोड़ा नरम हो गया। यही रैपोर्ट की शुरुआत थी। रैपोर्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर की आवाज को शांत करना होता है। अक्सर हम अपनी भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया दे बैठते हैं, लेकिन रैपोर्ट की प्रक्रिया में आपको प्रतिक्रिया नहीं, प्रेक्षण करना होता है। सुनना, देखना और समझना बिना किसी निर्णय के। एमिली बताती है कि हमें अपनी आंखों और कानों को खुला रखना चाहिए, लेकिन अपनी जुबान को थोड़ा धीमा करना चाहिए। जब हम किसी की बात को बिना टोक के सुनते हैं, तब वो इंसान धीरे धीरे हमारे सामने खुलने लगता है। रैपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आप हर बात से सहमत हो। इसका मतलब है कि आप उस इंसान के नजरिए को समझने की कोशिश कर रहे हैं। किताब में एक घटना का जिक्र है जहां एक व्यक्ति बार बार कह रहा था कि वो निर्दोष है। हर बार जब उससे पूछा जाता कि उस रात वह कहां था, वह एक नई कहानी सुनाता। पुलिस उसे झूठा मान रही थी, लेकिन लॉरेंस ने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात पर भरोसा करें? उस व्यक्ति ने सिर हिलाया। हां, लॉरेंस बोले,
तो फिर क्या आप मुझे पूरी कहानी एक बार बिना रुके बताएंगे, जैसा कि आप चाहते हैं कि लोग इसे सुने? यह सुनते ही उस व्यक्ति की आंखों में कुछ बदला। उसने लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया, और यहीं से सच्चाई की डोर खुलने लगी। एमिली कहती है, हर इंसान के पास एक कहानी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे छिपा कर रखता है और कोई उस पर विश्वास नहीं करता। रैपोर्ट उस विश्वास को जगाने की कला है। अब बात करते हैं भाषा की। रैपोर्ट में आपकी भाषा का चुनाव बेहद जरूरी है। एक ही बात को आप कैसे कहते हैं, यह रैपोर्ट बना या बिगाड़ सकता है। जैसे अगर आप पूछें, तुमने ऐसा क्यों किया, तो यह एक आरोप की तरह लगता है। लेकिन अगर आप कहें, तुम्हारे उस फैसले के पीछे क्या सोच थी, तो यह एक आमंत्रण है, बातचीत की शुरुआत। किताब में लेखक बताते हैं कि कैसे कुछ शब्द जैसे मैं समझ सकता हूं, मैं यहां सुनने आया हूं, तुम्हारी बात महत्वपूर्ण है, इनका उपयोग करके आप एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां सामने वाला अपने डर, गुस्से और शर्म को पीछे छोड़कर खुलकर बात कर सके। रैपोर्ट की ताकत हमें तब और महसूस होती है जब हम कठिन परिस्थितियों में भी संवाद बनाए रखते हैं। एक उदाहरण है, एक थेरेपिस्ट को एक ऐसे व्यक्ति का केस मिला जो पीटीएसडी यानी ट्रॉमा से जूझ रहा था। वह व्यक्ति किसी से बात नहीं करता था, चुपचाप बैठा रहता, लेकिन थेरेपिस्ट ने उसके साथ घंटों बिताए, कभी बिना बोले, कभी बस पास बैठकर। और एक दिन उस व्यक्ति ने बस इतना कहा, क्या तुम अब भी यहीं हो? थेरेपिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, हां, और रहूंगा। यही वो पल था जब उस व्यक्ति ने पहली बार अपनी कहानी सुनानी शुरू की। इस किताब में हमें यह भी बताया गया है कि कभी-कभी रैपोर्ट की शुरुआत बहस से भी होती है। एक ऐसा केस है जहां एक व्यक्ति हर सवाल का तीखा जवाब देता था, लेकिन लॉरेंस ने उसे शांत नहीं किया, उल्टा उसे चुनौती दी। अगर तुम सच में मानते हो कि तुम्हारा तरीका सही था, तो मुझे पूरी तरह समझाओ। इस चुनौती ने उस व्यक्ति की सोच को हिला दिया और वह अपनी बात को सही साबित करने में इतना डूब गया कि उसने वो बातें भी बता दी जो छिपा रहा था। लेखक एक बेहद रोचक बात बताते हैं, रैपोर्ट का दुश्मन है जल्दबाजी। जब हम जल्दी में सवाल करते हैं, जब हम यह मानकर चलते हैं कि हमें सब पता है, तब हम सुनने की क्षमता खो बैठते हैं। रैपोर्ट में सब्र सबसे बड़ी ताकत है। एक अफसर की कहानी है जो एक संदिग्ध से बात कर रहा था। संदिग्ध बार बार बोलता, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन अफसर ने उसे बार बार वही सवाल नहीं पूछा। उसने उससे उसके बचपन के बारे में बात की, उसकी पसंद नापसंद के बारे में, और कुछ ही घंटों में वह संदिग्ध बताने लगा, मुझे उस दिन बहुत डर लग रहा था। यह डर ही वह सुराग था जिससे पूरा केस खुल गया। रैपोर्ट सिर्फ बातचीत नहीं है, यह एक यात्रा है जिसमें हम धीरे धीरे सामने वाले के विश्वास के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, बिना जोर से खटखटाए। और जब वह दरवाजा खुलता है, तब जो सच सामने आता है वह सब कुछ बदल सकता है। किताब में एक और उदाहरण है, एक मां जो अपनी बेटी से वर्षों से नहीं बात कर रही थी। दोनों के बीच दीवारें थीं, आरोप, शर्म और गलतफहमियां। लेकिन जब मां ने एक दिन बिना किसी शिकायत के बस एक चिट्ठी भेजी, मुझे तुम्हारी याद आती है और मैं तुम्हें समझना चाहती हूं, तब बेटी ने पहली बार जवाब दिया। यही है रैपोर्ट की असली शक्ति, जुड़ाव। लॉरेंस और एमिली बताते हैं कि जब हम किसी को बदलना चाहते हैं तो हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है। एक्सेप्टेंस ही पहला कदम है ट्रस्ट की ओर। जब आप कहते हैं, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे नजरिए को समझना चाहता हूं, तो सामने वाला राहत की सांस लेता है। रैपोर्ट बनाने के लिए जरूरी है कि आप सामने वाले की भावनाओं को जगह दें। जैसे अगर कोई गुस्से में है तो उसे कहें, मुझे लगता है तुम नाराज हो, क्या मैं सही समझ रहा हूं? यह एक वैलिडेशन है जो सामने वाले को यह महसूस कराता है कि उसकी भावना देखी जा रही है, न कि अनदेखी की जा रही है। एक केस का जिक्र है जहां एक किशोर अपराधी ने कहा, तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या हुआ है? आमतौर पर इस पर लोग जवाब देते, जो हुआ गलत था, लेकिन तुमने भी गलत किया। लेकिन लॉरेंस ने सिर्फ इतना कहा, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम बताना चाहो तो मैं सुनने को तैयार हूं।
यही वो वाक्य था जिसने उस किशोर को पहली बार अपनी बात कहने का मौका दिया। रैपपोर्ट कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक संवेदना है। आपको हर व्यक्ति के अनुसार अपने आप को ढालना होता है। कभी कभी सामने वाले को स्पेस देना पड़ता है, तो कभी सवालों के जरिए उसके विचारों की गांठ खोलनी पड़ती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि जब हम किसी की कहानी सुनते हैं तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, जब तक कि कोई और सबूत ना हो। प्रिज्यूम ऑनेस्टी अनलेस डिस्प्रूवन, यही रैपोर्ट का मूल है। जब सामने वाला यह महसूस करता है कि आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो वह भी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता है। और अब एक प्रेरणादायक उदाहरण, एक युवा शिक्षक जिसे एक क्लास दी गई जिसमें सभी छात्र अनुशासनहीन थे। पहले दिन ही उसे चैलेंज किया गया, लेकिन उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसने बस इतना कहा, मैं यहां सिर्फ पढ़ाने नहीं, समझने भी आया हूं। और धीरे धीरे उसकी क्लास सबसे अनुशासित क्लास बन गई। रिपोर्ट एक इनविटेशन है, किसी की कहानी का हिस्सा बनने का। लॉरेंस और एमिली हमें यह समझाते हैं कि जब हम किसी को सुनने के लिए तैयार होते हैं तो हम एक नई दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। उस दुनिया का जहां डर नहीं, विश्वास होता है, जहां आरोप नहीं, संवाद होता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, चाहे वह आपका बच्चा हो, कोई ग्राहक हो या फिर एक पुराना दोस्त, एक पल ठहर कर सोचिए, क्या मैं सुन रहा हूं या सिर्फ जवाब देने के लिए रुका हूं? क्योंकि रैपोर्ट वहीं से शुरू होता है, सुनने की उस गहराई से जहां शब्द नहीं, भावनाएं बोलती है। अब तक आपने रैपोर्ट की दूसरी गहराई को समझा। आपने जाना कि यह कला कैसे विरोध, घमंड, झूठ और दर्द की परतों को पार कर संवाद की नींव बनाती है। आपने देखा कि कैसे शब्दों का चयन, धैर्य, सहानुभूति और सच्चा ध्यान एक ऐसे संबंध की शुरुआत करता है जो बदल सकता है। एक अपराध की जांच को, एक रिश्ते को, एक इंसान को। हर परिस्थिति, हर इंसान और हर संवाद एक नई रणनीति की मांग करता है। इस तीसरे भाग में हम जानेंगे कि कैसे रैपोर्ट की कला को विभिन्न परिस्थितियों में अपनाया जा सकता है। घर में, ऑफिस में और यहां तक कि सबसे कठिन परिस्थिति में, जब सामने वाला खुद को आपसे बिल्कुल काट लेता है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं जो पहले ही तय कर चुका है कि वह आपसे बात नहीं करेगा। उसकी भंगिमा, उसकी चुप्पी, उसका हाव भाव, सब कुछ यही कह रहा है कि मुझे मत छुओ। ऐसे समय में सामान्य सोच कहती है, उसे अकेला छोड़ दो। लेकिन रैपोर्ट की कला यही नहीं मानती। लॉरेंस और एमिली बताते हैं, साइलेंस इजंट अ वॉल, इट्स अ डोर वेटिंग टू बी ओपन्ड सॉफ्टली। यानी चुप्पी दीवार नहीं, एक दरवाजा है जिसे धीरे धीरे नरमी से खोला जा सकता है। ऐसे समय में हमें चाहिए संयम और निरंतरता। कई बार यह देखना होता है कि क्या सामने वाला देख रहा है कि हम कब हार मानते हैं। क्या हम सच में रुचि रखते हैं या बस औपचारिकता निभा रहे हैं। जब हम बिना थके, बिना बोले, सिर्फ अपनी उपस्थिति से यह जताते हैं कि हम सुनने के लिए वहां हैं, तब सामने वाला भी सोचना शुरू करता है, शायद यह इंसान बाकी सबसे अलग है। एक केस का जिक्र है जहां एक किशोरी जिसने महीनों से किसी से बात नहीं की थी, थेरेपी के पहले सत्र में सिर्फ दीवार को देखती रही। थेरेपिस्ट ने न कोई सवाल पूछा, न कोई राय दी। उसने बस कहा, मैं यही हूं जब तुम तैयार हो। 5 सत्रों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन छठे सत्र में लड़की ने सिर्फ एक वाक्य बोला, क्या तुम्हें सच में फर्क पड़ता है? यही था वो क्षण जहां रैपोर्ट का बीज अंकुरित हुआ। इससे हम सीखते हैं कि कभी कभी संवाद की शुरुआत शब्दों से नहीं, बल्कि मौन से होती है। अब बात करते हैं घरेलू रैपोर्ट की। घर में सबसे अधिक संघर्ष होता है, भावनाओं का, अपेक्षाओं का और संवाद के अभाव का। जब हम अपनों से रैपोर्ट खो देते हैं, तब सिर्फ रिश्ते नहीं, आत्मविश्वास भी टूटने लगता है। एमिली कहती है, रिश्ते रैपोर्ट से चलते हैं, प्यार तो बस उसका ईंधन है। अगर आप अपने जीवन साथी, बच्चे या माता पिता से संवाद खो चुके हैं, तो पहला कदम है माफी और मौन को स्वीकार करना। रैपोर्ट में सबसे गहरा असर छोड़ती है ईमानदारी से कही गई बात। जैसे अगर कोई किशोर घर पर गुस्से में रहता है, तो माता पिता अक्सर कहते हैं, तुम्हारे व्यवहार से घर का माहौल खराब हो रहा है।
लेकिन अगर वही बात इस तरह कहे, हमें चिंता होती है जब तुम खुद को अकेला कर लेते हो, हम जानना चाहते हैं कि तुम क्या महसूस करते हो, तो रैपोर्ट की संभावना तुरंत बन जाती है। लेखक बताते हैं कि बच्चों से रैपोर्ट बनाते समय हमारी भूमिका एक सुनने वाले दोस्त की होनी चाहिए, न कि फैसला सुनाने वाले जज की। जब बच्चे महसूस करते हैं कि वे बिना डांट के अपनी बात कह सकते हैं, तब वे खुलते हैं, और एक बार जब वे खुल जाएं, तो रैपोर्ट का जादू शुरू हो जाता है। इसी तरह ऑफिस में टीम या कलीग्स के साथ रैपोर्ट एक बेहद कारगर औजार है। जब हम किसी प्रोजेक्ट या टारगेट पर काम कर रहे होते हैं, तो अक्सर टकराव होते हैं, विचारों के, दृष्टिकोणों के। ऐसे में अगर हम सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश करें, तो संवाद टूट जाता है। लॉरेंस बताते हैं, रिपोर्ट में आपकी जीत यह नहीं है कि आपकी बात मानी जाए, आपकी जीत यह है कि सामने वाला महसूस करे कि उसकी बात भी सुनी गई। एक उदाहरण लेते हैं। एक टीम मीटिंग में दो सदस्य आपस में बहस कर रहे थे। एक बार बार कहता, हमारा तरीका तेज और सस्ता है। दूसरा कहता, लेकिन हमारा तरीका भरोसेमंद है। मैनेजर ने किसी को नहीं टोका, उसने बस पूछा, क्या हम एक ऐसा रास्ता खोज सकते हैं जो तेज, सस्ता और भरोसेमंद हो? यह प्रश्न एक पुल बना दोनों के बीच। बहस खत्म हुई, विचार शुरू हुए। यही है रैपोर्ट। अब हम बात करते हैं संवेदनशील परिस्थितियों में रैपोर्ट बनाने की। मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति किसी गहरे दुख या नुकसान से गुजर रहा है, जैसे किसी ने किसी को खोया हो या कोई दुर्घटना हुई हो। ऐसे समय में हम अक्सर चुप हो जाते हैं या जल्दबाजी में कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये शब्द सामने वाले को और अकेला कर देते हैं। रैपोर्ट कहता है, बस वहां रहो, उसकी भावनाओं को स्पेस दो। पूछो, क्या मैं बस कुछ देर तुम्हारे साथ बैठ सकता हूं? या कहो, मैं समझ नहीं सकता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन मैं यही हूं। ये छोटे वाक्य जिनमें कोई समाधान नहीं, बस सहानुभूति है, रैपोर्ट की नींव होते हैं। एक और महत्वपूर्ण पक्ष है रैपोर्ट और निर्णय। जब हम किसी से रैपोर्ट बना रहे होते हैं, तो हमें अपने पूर्वाग्रहों को दरकिनार करना होता है। जैसे, यह इंसान पहले झूठ बोल चुका है, इसीलिए अब भी झूठ ही बोलेगा। यह सोच ही संवाद को खत्म कर देती है। लॉरेंस बताते हैं, ट्रस्ट इज नॉट गिवन ब्लाइंडली, इट इज टेस्टेड रिस्पेक्टफुली। यानी हम विश्वास आंख बंद करके नहीं देते, लेकिन उसका परीक्षण भी इज्जत से करते हैं। एक केस में एक अपराधी बार बार अपनी बात बदलता था। पुलिस थक चुकी थी, लेकिन लॉरेंस ने कहा, हम सब अपनी यादों में गलती कर सकते हैं। क्या हो अगर हम धीरे धीरे उस दिन को दोबारा जिए? यह कहकर उसने एक रोल प्ले शुरू किया, और अपराधी ने पहली बार उस दिन की घटनाओं को विस्तार से दोहराया। यहीं से सच्चाई के टुकड़े मिलना शुरू हुए। रैपोर्ट की कला में एक और बात अहम है, असहमति में भी सहमति खोजना। जब आप किसी से असहमत हो, तब भी आप कह सकते हैं, मैं समझता हूं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, मैं थोड़ी अलग सोच रखता हूं, लेकिन शायद हम एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं। इस एक वाक्य से बहस संवाद में बदल जाती है। एमिली और लॉरेंस दोनों कहते हैं कि रैपोर्ट कोई तकनीक नहीं, एक अभ्यास है। इसे बार बार करना पड़ता है। यह आपकी मुस्कुराहट में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी आवाज के उतार चढ़ाव में झलकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपकी नीयत में दिखता है। अब हम चलते हैं एक और परत की ओर। जब रैपोर्ट की प्रक्रिया सफल होती है, तो उसका असर सिर्फ उस बातचीत तक नहीं रहता, वह एक लंबे समय तक व्यक्ति की सोच, व्यवहार और निर्णयों पर असर डालता है। जैसे एक कैदी जिसने पहले कभी किसी से खुलकर बात नहीं की थी, लेकिन लॉरेंस से बातचीत के बाद उसने कहा, यह पहली बार था जब मुझे लगा कि मैं भी इंसान हूं। और इसके कुछ सालों बाद वह कैदी काउंसलिंग का कोर्स कर चुका था, और अब दूसरों को बदलने की राह दिखा रहा था। रैपोर्ट का असर एक बीज की तरह होता है, धीरे धीरे अंकुरित होता है, और जब फलता है तो सिर्फ बात नहीं बदलता, जिंदगी बदल देता है। अब एक निजी पहलू, मान लीजिए आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं, अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। क्या आप अपने आप से रैपोर्ट बना सकते हैं? जवाब है हाँ,
लॉरेंस कहते हैं, सेल्फ रिपोर्ट है पहली संबंध जिसे हमें पाला जाना होगा। जब आप अपने डर, गलतियों, पछतावों को जज नहीं करते, बस उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तब आप अपने आप से जुड़ते हैं। और जो व्यक्ति खुद से जुड़ा है वह दूसरों से भी बेहतर जुड़ सकता है। तो अब तक आपने जाना, रिपोर्ट सिर्फ एक बातचीत नहीं, एक आंतरिक तैयारी है। यह आपकी सोच, आपके शब्द, आपकी चुप्पी, आपकी सांसों, हर चीज में दिखता है। यह तब बनता है जब आप सामने वाले को सिर्फ एक विषय नहीं, एक व्यक्ति मानते हैं। लेखक कहते हैं, रिपोर्ट की शुरुआत तब होती है जब आप किसी की आंखों में देखकर यह कहते हैं, मैं तुम्हें देखने आया हूं, जांचने नहीं। और जब यह भाव सामने वाला महसूस करता है तो सच्चाई, समझ और बदलाव सब खुद ब खुद आने लगते हैं। तो अगली बार जब आप किसी अजनबी से बात करें, किसी नाराज दोस्त को फोन करें या किसी चुप बैठी आत्मा से मिले, एक पल ठहरिए, एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं यहां हूं। जब तुम तैयार हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। कल्पना कीजिए, आप एक नेता हैं और सामने 100 लोग हैं। हर किसी की सोच अलग, पृष्ठभूमि अलग, अनुभव अलग। आप चाहते हैं कि वे सब एक दिशा में सोचें, एक मिशन के लिए तैयार हों। अब सवाल यह है, क्या आप हर किसी से अलग अलग रिपोर्ट बना सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन आप एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां हर व्यक्ति महसूस करे कि वह सुना जा रहा है, समझा जा रहा है और उसके विचार मायने रखते हैं। यही सामूहिक रिपोर्ट है। लेखक कहते हैं, एक अच्छा नेता वह नहीं जो सबसे ऊंचे मंच पर खड़ा हो, बल्कि वह जो सबसे नीचे खड़े व्यक्ति की आंखों में देख सके। जब एक लीडर ऐसा करता है तब वह सिर्फ प्रेरणा नहीं देता, वह रिपोर्ट का वातावरण बनाता है। इस संदर्भ में एक कहानी सामने आती है। एक युवा अधिकारी को बड़ी टीम दी गई। अनुशासन नहीं था, संवाद की कमी थी और परफॉर्मेंस गिर रही थी। अधिकारी ने पहले 3 महीने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। उसने सिर्फ हर सदस्य से एक एक बार व्यक्तिगत बातचीत की। उसने कोई निर्देश नहीं दिए, सिर्फ सुना, जाना, समझा। जब चौथे महीने उसने बदलाव की योजना बताई तो किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि सब महसूस कर चुके थे। यह इंसान हमारी बात सुनता है और जहां सुनने वाला हो वहां रिपोर्ट खुद ब खुद आ जाती है। एक बहुत जरूरी बिंदु यह है कि रिपोर्ट बनाना एक तरफा प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत एक व्यक्ति से ही होती है। यानी अगर आप इंतजार करेंगे कि सामने वाला पहले भरोसा दिखाए तब आप संवाद शुरू करेंगे, तो यह कभी शुरू ही नहीं होगा। लेखक कहते हैं, पहली मुस्कान आपकी होनी चाहिए। अब बात करते हैं निर्णयों में रिपोर्ट की भूमिका। जब आप कोई निर्णय लेते हैं, खासकर ऐसा निर्णय जो दूसरों को प्रभावित करता हो, तब यह जरूरी होता है कि आप उन लोगों से पहले रिपोर्ट बना चुके हों, क्योंकि निर्णय केवल तर्क पर नहीं, भरोसे पर भी टिके होते हैं। और भरोसा सिर्फ एक चीज से आता है, रिपोर्ट। एमिली कहती हैं, जब लोग समझते हैं कि आपने निर्णय लेने से पहले उनकी बात सुनी है तो वे निर्णय का सम्मान करते हैं, चाहे वह उनके पक्ष में हो या नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि आप सबकी बात माने, बल्कि इसका मतलब है कि आपने सबकी बात सुनी। एक उदाहरण है, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में एक कठोर नियम लागू करना था। समय पर होमवर्क जमा न करने पर अंक काटे जाएंगे। बच्चों को यह अनुचित लगा। शिक्षक ने एक मीटिंग बुलाई जहां उसने नियम का कारण समझाया, लेकिन साथ ही हर छात्र को अपनी राय रखने दी। कई बच्चों ने कहा, कभी कभी घर के हालात ऐसे होते हैं कि होमवर्क समय पर नहीं हो पाता। शिक्षक ने कहा, मैं नियम नहीं बदल सकता, लेकिन मैं हर परिस्थिति को अलग से सुनूंगा। यह था रिपोर्ट। नियम वही रहे, पर बच्चों ने उनका विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वे देखे और सुने गए। अब एक और गहराई में चलते हैं, रिपोर्ट और कठिन बातचीत। यानी जब आपको सामने वाले को कोई कठिन, असुविधाजनक या कड़वी बात कहनी हो, तो वहां रिपोर्ट कैसे बने और बची रहे। लेखक कहते हैं, सच्ची रिपोर्ट तब बनती है जब आप असहमति में भी सम्मान बनाए रखें। मान लीजिए आपको किसी मित्र को यह बताना है कि उसकी कोई आदत आपको तकलीफ देती है। सामान्य तरीका होगा, तुम हमेशा देर से आते हो, तुम्हें दूसरों की कद्र नहीं, लेकिन रिपोर्ट वाला तरीका होगा,
जब तुम देर से आते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी बात तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है। इस बदलाव से सामने वाला रक्षात्मक नहीं होता, बल्कि खुलता है। और यही है रैपोर्ट की कुंजी। रैपोर्ट बनाने के लिए संवाद में 3 स्तर होते हैं: शब्द, स्वर और शरीर। शब्द तो हम सब जानते हैं, लेकिन स्वर यानी टोन कहीं ज्यादा असर करता है। एक ही वाक्य, तुम ठीक हो, अगर सही टोन में कहा जाए तो चिंता जताता है, गलत टोन में कहा जाए तो ताना लगता है। इसी तरह शरीर की भाषा, आंखों का संपर्क, बैठने का ढंग, हाथों की स्थिति, यह सब बताता है कि आप सामने वाले के प्रति कैसा भाव रखते हैं। अब बात करते हैं, जब सामने वाला झूठ बोल रहा हो, क्या तब भी रिपोर्ट बनाना चाहिए? लॉरेंस कहते हैं, हां, विशेष रूप से फिर, क्योंकि जब कोई झूठ बोलता है तो वह दरअसल डर या शर्म के कारण ऐसा करता है। और अगर आप उसे जज करेंगे तो वह और दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे यह भरोसा दें कि सच कहने पर भी हम उसकी इज्जत करेंगे, तब वह सोच सकता है, शायद इस बार मैं सच्चाई के साथ सुरक्षित हूं। रैपोर्ट का सबसे चमत्कारी पहलू है बदलाव लाना। अगर आप किसी की सोच बदलना चाहते हैं तो पहले उसका विश्वास जीतिए। रैपोर्ट का उपयोग अगर इस इरादे से किया जाए कि सामने वाला बदले तो यह एक हथियार बन सकता है। लेकिन अगर इसका प्रयोग इस सोच से हो कि मैं पहले समझूं फिर सुझाव दूं, तब यह एक सेवा बनता है। लेखक बताते हैं, रैपोर्ट एक रणनीति नहीं, एक भावना है। आप इसे नाटक की तरह नहीं, भावना की तरह अपनाएं। यह किसी तकनीक से नहीं आता, यह आपके भीतर के मनुष्य से आता है। एक और महत्वपूर्ण बात है संस्कृति और भाषा का अंतर। जब आप किसी अलग संस्कृति के व्यक्ति से बात करते हैं, तब रैपोर्ट बनाना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहां सिर्फ शब्द नहीं, मूल्य बदल जाते हैं। जैसे एक संस्कृति में आंखों में आंखें डालकर बात करना आत्मविश्वास का संकेत होता है, तो दूसरी में यह असभ्यता मानी जाती है। ऐसे में रैपोर्ट बनाने का पहला नियम है, सीखो, समझो और अपनाओ। पहले सामने वाले के फ्रेम को समझो, फिर अपना संवाद उसी के मुताबिक ढालो। लॉरेंस और एमिली का अनुभव यह बताता है कि रैपोर्ट बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संवाद में सबसे अधिक मायने रखता है, क्योंकि जब कोई महसूस करता है कि आपने उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसके मूल्यों का सम्मान किया, तो वह खुलने लगता है। अब हम आते हैं रैपोर्ट और न्याय प्रणाली की ओर। लेखक दोनों ही आपराधिक पूछताछ के विशेषज्ञ हैं। वे बताते हैं कि जब एक अभियुक्त से पूछताछ की जाती है तो वह ताकत, डर और कानून के बीच रैपोर्ट कैसे बनती है। लॉरेंस कहते हैं, हर अपराध के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में एक इंसान होता है जो सुना जाना चाहता है। एक अपराधी जो 15 साल से जेल में था और कभी किसी से बात नहीं करता था। लॉरेंस ने उसके साथ सिर्फ यही कहा, तुम्हारी कहानी कोई नहीं जानता, अगर तुम चाहो तो मैं सुनना चाहता हूं। पहले कुछ मिनटों में कोई जवाब नहीं आया, लेकिन चौथी मुलाकात में उसने कहना शुरू किया, मैं तब सिर्फ 10 साल का था जब पहली बार चुप रहना सीखा। और फिर एक कहानी खुली जिसमें अपराध नहीं, दर्द था, दुख था। और जब दुख सुना गया तब इंसान बदला। यही है रैपोर्ट का चमत्कार। अब सोचिए, अगर यह सब संभव है तो क्या आप अपने जीवन में इसका उपयोग नहीं कर सकते? अपने बच्चों के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने जीवन साथी के साथ और सबसे बढ़कर अपने आप के साथ। लेखक कहते हैं, हर दिन आप किसी से रैपोर्ट बना सकते हैं, या तो एक नजर से, एक मुस्कान से, या सिर्फ यह कहकर मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। और यह इतना छोटा कदम है कि इसे हर कोई उठा सकता है। तो अब तक आपने जाना कि रैपोर्ट सिर्फ एक तकनीक नहीं, यह एक दर्शन है जो यह मानता है कि हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, सुने जाने और समझे जाने के योग्य है। आइए हम इस दर्शन को अपने जीवन में उतारें। अगली बार जब कोई दोस्त उदास दिखे, कोई सहकर्मी चुप रहे या कोई बच्चा विद्रोही हो, तो एक बार जरूर पूछिए, क्या तुम चाहोगे कि मैं सुनूं? क्योंकि कभी कभी किसी की जिंदगी में रोशनी लाने के लिए बस एक आवाज चाहिए होती है, जो कहे, मैं यही हूं जब तुम तैयार हो। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं,
शीशे में अपनी आंखों में झांकते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या मैं अपने आप से ईमानदारी से जुड़ा हुआ हूं? अगर जवाब नहीं है, तो आप सबसे जरूरी व्यक्ति से अब तक रैपोर्ट नहीं बना सके हैं, और वह है आप खुद। लेखक लॉरेंस और एमिली कहते हैं, जिस दिन आप अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं, वही दिन आपकी असली यात्रा का आरंभ होता है। यानी जब तक आप खुद से संवाद नहीं करेंगे, तब तक किसी और के साथ गहरा संवाद संभव नहीं। अब सवाल उठता है, खुद से रैपोर्ट कैसे बनाएं? इसका पहला कदम है स्वीकृति। हम अक्सर खुद के दोषों, गलतियों और असफलताओं से दूर भागते हैं, पर सच्ची रैपोर्ट तब बनती है जब आप खुद से कह सकें, हां, मैंने गलती की, लेकिन मैं उससे सीख रहा हूं। जब आप खुद को बिना जज किए समझने लगते हैं, तब भीतर की रोशनी जगने लगती है। एक और जरूरी पहलू है आत्मसंवाद की भाषा। जब आप खुद से बात करते हैं, तो शब्द कैसे होते हैं? क्या आप अपने आप से कह पाते हैं, तुम सक्षम हो, तुम बहादुर हो, या आप बार बार खुद को नीचे गिराते हैं, तू कुछ नहीं कर सकता, सब तेरे कारण हुआ? याद रखिए, जैसा आप अपने आप से बात करते हैं, वैसा ही आपके आत्मविश्वास का निर्माण होता है। इसीलिए रैपोर्ट सबसे पहले उस आवाज से बनाइए जो आपके भीतर हर पल बोलती है। अब जरा सोचिए, अगर आप खुद से जुड़ गए हैं, तो दूसरों से जुड़ने में कितनी ताकत आ जाएगी। जब अंदर से विश्वास आता है, तब बाहरी दुनिया में संवाद आसान हो जाता है। आइए अब बात करते हैं रैपोर्ट और करियर की दुनिया। आज की कॉर्पोरेट संस्कृति में अक्सर माना जाता है कि तेज, स्मार्ट और रणनीतिक व्यक्ति ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेखकों का अनुभव कुछ और कहता है। जो व्यक्ति सबसे अधिक सुनता है, सबसे ज्यादा आगे जाता है। यानी वह व्यक्ति जो अपने टीम के सदस्यों से, अपने बॉस से, अपने क्लाइंट से रैपोर्ट बनाता है, वह संबंधों की नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी करता है। एक बार एक बड़ी कंपनी के सीईओ ने अपने मैनेजर्स से कहा, इस हफ्ते कोई भी निर्णय लेने से पहले हर कर्मचारी से बात कीजिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि वे सहमत हों, बल्कि इसलिए कि वे सुने जाएं। और परिणाम यह हुआ कि कंपनी की निर्णय लेने की प्रक्रिया भले धीमी हुई, लेकिन उसका प्रभाव कहीं गहरा और स्थायी रहा। क्योंकि जहां लोग सुने जाते हैं, वहां वे जुड़ते हैं, और जुड़ाव ही हर संस्थान की आत्मा होता है। अब सोचिए, अगर एक ऑफिस में रैपोर्ट इतना असर ला सकती है, तो घर में इसका क्या प्रभाव हो सकता है? रिश्तों में अक्सर कहा जाता है, हम बात तो करते हैं लेकिन समझते नहीं, और यही वह जगह है जहां रैपोर्ट का अभाव होता है। एक शादीशुदा जोड़ा जो रोज बातें करता है, लेकिन अगर उनमें रैपोर्ट नहीं है, तो वे एक दूसरे को सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं। लेखक बताते हैं, रैपोर्ट का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सहमत हों, बल्कि यह कि आप असहमति में भी सम्मान बनाए रखें। यही वह जगह है जहां रिश्ता गहराता है। जब आप अपने जीवन साथी से कह सकें, मैं तुमसे सहमत नहीं, लेकिन मैं समझने के लिए तैयार हूं, तब संवाद नहीं, रिश्ता भी विकसित होता है। रैपोर्ट में सुनना सबसे बड़ा कार्य है, लेकिन सिर्फ सुनना नहीं, सक्रिय सुनना। यानी सामने वाला जो कह रहा है, उसके पीछे के भाव को पकड़ना। मान लीजिए कोई कहे, आज बहुत थकान हो रही है। सामान्य प्रतिक्रिया होगी, सो जाओ। लेकिन अगर आपने रैपोर्ट के साथ सुना, तो आप पूछेंगे, क्या कुछ ऐसा हुआ जिसने तुम्हें थका दिया? यह छोटी सी बात रिश्ते में बड़ी गहराई लाती है। अब एक और पहलू पर चलते हैं, रैपोर्ट और परिवर्तन। हम सभी अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं, नई आदतें, नई सोच, नया दृष्टिकोण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह तभी संभव होता है जब आप अपने पुराने स्व से संवाद करें? लॉरेंस कहते हैं, आप खुद को तभी बदल सकते हैं जब आप अपने पुराने संस्करण से रैपोर्ट बनाएं। यानी जब आप खुद से यह कह सकें, तुम जैसे थे वह भी ठीक था, लेकिन अब मैं कुछ नया बनना चाहता हूं। यह स्वीकृति ही बदलाव की नींव है। अगर आप अपने भीतर के डर से, असफलताओं से, यादों से जुड़ते हैं, यानी उनसे संवाद करते हैं, तो वे अब आपको डराएंगे नहीं, बल्कि आपका मार्गदर्शन करेंगे। रैपोर्ट का एक और आयाम है समाज के हाशिए पर खड़े लोगों से जुड़ना। लेखक कहते हैं कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से संवाद करते हैं जो अलग सोचता है, अलग दिखता है या अलग विश्वास रखता है,
तब आपको अपनी रिपोर्ट बनाने की शक्ति की असली परीक्षा देनी होती है। क्योंकि रिपोर्ट का मतलब यह नहीं कि आप उन्हीं से जुड़े जो आप जैसे हों, बल्कि यह कि आप ऐसे लोगों से भी जुड़ सके जिनसे आपका कोई सामाजिक या वैचारिक मेल ना हो। एक बार एमिली ने एक हिंसक अपराधी से बातचीत की। उसने जीवन में कभी किसी से संवाद नहीं किया था, क्योंकि वह मानता था कि कोई मुझे समझ नहीं सकता। लेकिन जब एमिली ने उससे कहा, मैं नहीं जानती तुम क्या सोचते हो, लेकिन मैं सुनना चाहती हूं, तो पहली बार वह रो पड़ा, क्योंकि कोई पहली बार सुनने को तैयार था। और जब आप किसी को सिर्फ एक श्रोता नहीं बल्कि साक्षी बनने का अवसर देते हैं, तो उसमें बदलाव की संभावना जागती है। अब सोचिए, यही बात आप समाज में लागू करें। किसी बुजुर्ग से बात करें जो अकेलापन महसूस करता है, किसी युवा से बात करें जो गलत राह पर चल रहा है, किसी कर्मचारी से बात करें जो असंतोष में है और सिर्फ एक वाक्य कहे, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूं। यही है संवाद की शुरुआत, परिवर्तन की शुरुआत और एक बेहतर समाज की शुरुआत। लेखक कहते हैं, रिपोर्ट की ताकत युद्ध रोक सकती है, तलाक टाल सकती है और अवसाद से उबार सकती है। क्योंकि जब इंसान को लगता है कि कोई उसे सुन रहा है, तब वह अपनी सबसे गहरी परतों को भी खोलने को तैयार होता है। अब अंत की ओर चलते हुए एक प्रश्न और उठता है, क्या रिपोर्ट हमेशा बनती ही है? जवाब है नहीं। कभी कभी प्रयासों के बावजूद भी सामने वाला नहीं खुलता, संवाद नहीं बनता, रिश्ता नहीं टिकता। लेकिन यहां लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, रिपोर्ट बनाना आपके नियंत्रण में है, लेकिन उसे स्वीकार करना सामने वाले का अधिकार है। यानी आप अपना प्रयास ईमानदारी से करें, लेकिन परिणाम की जिम्मेदारी मत लें। रिपोर्ट एक प्रक्रिया है, बीज बोने की। आप बीज बो सकते हैं, पानी दे सकते हैं, पर अंकुर कब निकलेगा यह प्रकृति तय करती है। इसीलिए अगर कभी आपके संवाद, आपके प्रयास या आपकी संवेदनशीलता का सामने वाला जवाब न दे, तो भी निराश ना हो। आपने अपने हिस्से की करुणा दिखाई और वही पर्याप्त है। अब आखिरी विचार की ओर बढ़ते हैं। रिपोर्ट का भविष्य क्या है? एक ऐसा युग जिसमें तकनीक, गति और सतही संवाद हावी हो रहे हैं। वहां रिपोर्ट सबसे अनमोल खजाना बनकर उभरता है, क्योंकि जब सब लोग कनेक्टेड हैं, तब कनेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आपका हर मैसेज, हर कॉल, हर मुलाकात एक अवसर है किसी से जुड़ने का। तो क्यों ना आज से हर बातचीत को थोड़ा और ध्यान से करें, थोड़ी और संवेदना के साथ, थोड़ा और धैर्य के साथ। क्योंकि हो सकता है आपका एक मैं सुन रहा हूं किसी की जिंदगी बदल दे। इस किताब रिपोर्ट से जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश निकलता है, वह यह है, हर इंसान सुना जाना चाहता है, हर दिल समझा जाना चाहता है, और हर आत्मा यह चाहती है कि कोई उसे उसकी संपूर्णता में देखे, बिना बदले, बिना काटे। और जब आप किसी को यह अनुभव देते हैं, तब आप सिर्फ संवाद नहीं, एक रिश्ता बनाते हैं। इसीलिए अब जब यह यात्रा पूरी हुई है, तो आइए एक वादा करें, आज के बाद हर बातचीत में थोड़ा और गहराई, हर मुस्कान में थोड़ा और अपनापन और हर मौन में थोड़ा और ध्यान देंगे। क्योंकि जब आप रिपोर्ट बनाते हैं, तो आप सिर्फ संवाद नहीं, संवेदना बुनते हैं। और यही वह सूत्र है जिससे दुनिया जुड़ सकती है, रिश्ते बन सकते हैं और जीवन सुंदर हो सकता है। यही है रिपोर्ट की आत्मा। इंस्पायर डाइजेस्ट पर हम ऐसे ही गहरे विचारों को सरलता से आपके सामने लाते रहेंगे। जुड़े रहिए और हर दिन एक नई समझ के साथ जिए। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को। आपके एक क्लिक से हमें अगली प्रेरणादायक किताब लाने की ताकत मिलती है। धन्यवाद।